हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्जाम हो चुका है। अब मेंस की बारी है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर आप मेंस की तैयारी करा रहे हो या नहीं करा रहे हो। सर हमने एलटी ग्रेड की तैयारी आपके साथ करी और प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर किया है। सर हम मेंस की तैयारी भी आपसे करना चाहते हैं, पर मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेंस का जितना भी एक सिलेबस है उसके ऊपर यूट्यूब पे हमने मैक्सिमम काम कर रखा है। कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे बहुत जल्दी हम काम करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेप्स आपको सब पता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी आप क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सॉल्व करते हो और जब आप मेंस में लिख रहे हो तो थोड़ा सा फर्क होता है। किन किन बातों को ध्यान रखना है, मुझे लगता है कि जिन स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है तो आपको मेंस के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स लेना भी पड़ेगा। और कोई अगर कोर्स दे भी रहा होगा तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका समय खराब हो रहा है। बस आपको लिखना आना चाहिए। और जो भी मुझे सुन रहे हैं, और अगर आपने 11th 12th के जो क्लासेस के अंदर आप ले रहे हो, मान लीजिए आप टीचर और क्लास ले रहे हो, तो यार आपको एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप 10th 11th 12th वाले बच्चों को तैयार करते हो कि कैसे उनको एग्जाम लिखना होता है। तो स्कूल लेवल के कंटेंट को लेके आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्कूल लेवल में बहुत सारे यूट्यूब पे लोगों ने फ्री में काम कर रखा है, जहां पर एक एक चीजों को, एक एक कंसेप्ट को इजीली समझा रखा है। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि एल्टीग्रेड मेंस पे कोई कोर्स लॉन्च करने की आवश्यकता दिखती है, तो यार मेरे हिसाब से मुझे नजर नहीं आती है, और ना स्टूडेंट्स को इसको लेके परेशान होना चाहिए। पर हाँ, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आप बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। एक सवाल उठता है कि सर कितने क्वेश्चन हम सही करें तो हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप जनरल कैंडिडेट है और आपके 65+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के चांसेस बनते हैं। अगर आप ओबीसी में हैं तो 60+ मान सकते हैं, और अगर आप एससी एसटी हैं तो मुझे लगता है 55+ क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप यह मान सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है। 3 4 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे अपना आइडिया दे सकता हूँ या अपना मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं, सुन, जो मेंस एग्जाम है उसका क्या पेपर पैटर्न है। तो सुन, यहाँ पे प्रश्न पत्र की जो संख्या होगी वो एक ही रहेगी। यहाँ पे 2 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहेगा और सेक्शन बी में एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का रहेगा। टोटल यहाँ पे 200 मार्क्स का वेटेज है और ये 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है। इसमें बता दूं यहाँ पे कि जो जो ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन आएंगे वो लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, जिनके जो वर्ड्स की संख्या है वो 125 रहेगी। और सेक्शन बी जो है वहां दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे, जहां पर आपको बकायदा वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे। 200 वर्ड्स में आपको यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना होगा। पर आपको ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं, पर मैं आपको पहले बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलेबस अगर आपको पता हो, वैसे सभी को पता ही है सिलेबस। तो यहाँ पे एल्जेब्रा जो आपने पढ़ा है हमसे, राइट, इसके अंदर कभी कभी जो बच्चों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है वो ग्रुप थ्योरी हो जाता है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी के अंदर थ्योरम्स की बहुत सारे प्रूफ एग्जाम में पूछे जाते हैं, जस्ट लाइक बाइनरी ऑपरेशन से लेके यहाँ पे अगर बात करी जाए तो होमोमॉर्फिज्म तक। इसमें ये पूरा का पूरा टॉपिक बच्चों के लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि छोटे छोटे थ्योरम्स के प्रूफ आ जाते हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि हमने यूट्यूब पे सभी थ्योरम्स के प्रूफ करा रखे हैं, आप हमारे यूट्यूब को रेफर यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अगर बात करी जाए मैट्रिसेस पे, तो मैट्रिसेस में छोटे छोटे प्रूफ कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी नॉर्मली यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगर बात करी जाए रियल एनालिसिस पे, तो सुन, सीक्वेंस एंड सीरीज, इस पे भी छोटे छोटे प्रूफ आते हैं। और सुन, कोई ऐसी सीक्वेंस है जिसको आपको पूछा जाए कि भाई ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, या फिर सीरीज पे क्वेश्चन आ जाता है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो वहां पर आपको टेस्ट लगाना है और टेस्ट को एक्सप्लेन करना है और उसको अप्लाई करना होता है। क्लियर? वेक्टर एनालिसिस की बात करी जाए तो सुन, यहाँ पे ऑपरेशन विद द वेक्टर्स, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 और 3 वेक्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल। यहाँ पे सुन, ऑपरेटर पे बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऑपरेटर का थोड़ा कंसेप्ट आपको पता होना आवश्यक है। बात करी जाए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे बहुत सारे छोटे छोटे प्रूफ होते हैं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ और प्लान कर रहा हूँ, हम लोग आपके लिए सोच रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज जो आपको करके जाने चाहिए। तो हर एक टॉपिक पे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दूंगा, और आपको उन क्वेश्चंस का प्रूफ करके जाना है या उन क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है। तो हम बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे हमारे साथ कनेक्टेड है, आपको इन सभी 7 जो टॉपिक हैं इन पे आपको हमारी तरफ से कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपको करके
जाने हैं, राइट। स्टूडेंट्स, बात करी जाए यहाँ पे कैलकुलस के बारे में, तो कैलकुलस में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में, जो कि इसमें लाइक 11th-12th के भी हैं और कॉलेज लेवल के टॉपिक भी हैं। ज्योमेट्री की बात करी जाए तो ज्योमेट्री पे काफ़ी सारे क्वेश्चन इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे गए। एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सुनिए, मुझे लगता है यहाँ पे कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आता है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे मीन, मॉड, मीडियन है, इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। बाकी नंबर सिस्टम, बेसिक थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ट्राइंगल्स थ्योरम है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड फील्ड मेंसुरेशन, इस पे कोई क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। पर एक सवाल उठता है कि सर कौन कौन से क्वेश्चन है, तो मैं अगर आपको यहाँ पे 70 से 80 क्वेश्चन की लिस्ट दूं तो मुझे लगता है उसको ढंग से करें आप तो आप अच्छा कर सकते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो सकती है, पर जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है जहां पर आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना होता है वो आपको कहीं ना कहीं अच्छे से करने की आवश्यकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो वो के वही है जो आपने एलटी ग्रेड एग्जाम के प्रीलिम्स में तैयार किए हैं, बस उसको आपको, जैसे मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया तो भैया डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई ज़्यादा लैंग्वेज का नहीं होता है, क्लियर है। अगर बाई चांस कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसके आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालने की बात आ गई तो भैया वहाँ पे कुछ करना नहीं है। कैलिमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना आ गया तो भैया कुछ करना नहीं है, क्लियर है। कोई पर्टिकुलर स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करना है। तो न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो अगर आ जाते हैं तो वहाँ पे समस्या नहीं होती है। मेन प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपको, जहाँ पर कोई पर्टिकुलर प्रूफ पूछ लिया जाए कि भाई इसको आपको प्रूव करना है, राइट। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा अच्छे से आने चाहिए। अब इसमें जो भी आप पढ़े यहाँ पे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, और एक बात समझने की जरूरत है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वहां पे आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना होता है, पर सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उसमें लॉजिकल फ्लो को आपको देखना पड़ता है कि भाई किस लॉजिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हो। यहाँ पे सिर्फ फार्मूला यूज करना होता है मल्टीपल चॉइस में, पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन प्लस थ्योरम लिखना पड़ता है, और जो फार्मूला आप यूज कर रहे हो उसको बकायदा समझाना पड़ता है कि ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, राइट। आंसर मैटर करता है एमसीक्यूज में, पर सब्जेक्टिव के अंदर प्रेजेंटेशन मैटर करता है कि आप कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। किसी बच्चे की प्रेजेंटेशन यहाँ पे अच्छी नहीं, मान लीजिए वो समझा अच्छी चीज रहा है ना, तरीके से समझा रहा है, पर अगर बाई चांस वो ढंग से प्रेजेंट नहीं कर रहा है, कटापटी कर रहा है, ढंग से लिख नहीं रहा है, तो वो उसके लिए समस्या का सबब बन सकता है। यहाँ पे फाइनल वैल्यू मैटर करती है, यहाँ पे हर स्टेप के मार्क्स होते हैं सब्जेक्टिव में, जो कि ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो आपने प्रीलिम्स की तैयारी करी और ये जो आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ कि क्या आपको माइंडसेट में चेंज करना पड़ेगा। बात करी जाए यहाँ पे कि सब्जेक्टिव आंसर लिखने का जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, तो सुन स्टेप 1 के अंदर आपको यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है उसको आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा कि भाई आप एक्चुअली क्या प्रूव करना चाहते हैं। मान लीजिए टू प्रूव दैट एवरी आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज रियल, तो आपको लिखना पड़ेगा भाई हमें ये यहाँ पे प्रूव करना है, क्लियर है। अब सुन, जो सेकंड स्टेप होती है यहाँ पे आपको जो भी दे रखा है, जैसे कोई भी चीज गिवन है तो उसको आपको गिवन लिखना पड़ेगा। अगर कोई अज्यूम करना है आपको या किसी चीज को मानना है तो आपको लेट करना पड़ेगा या अज्यूम करना पड़ेगा। मतलब ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो कि आपको जब भी आप प्रूफ कर रहे हो या कोई भी चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहां पे लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन था कि टू प्रूव दैट एवरी आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज रियल, तो आपको यहां पे सबसे पहले एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मानना पड़ेगा कि लेट दिस इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या हमें गिवन है कि भाई हमने एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ये लिया है, क्लियर है। एंड देन फिर हम उसके बारे में बात करेंगे कि भाई इसकी जो आइगन वैल्यू है वो हमारे पास रियल है, फिर उसको हम प्रूव करेंगे, राइट। तो जो भी आप लेके चल रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, भाई हम ये लेके चल रहे हैं। अगर हम बाई चांस कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो तीसरी स्टेप जो होती है वो डेफिनेशन होती है कि भाई एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। मान लीजिए मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है ना, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद एक और चीज यहाँ पे कि उसकी आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं तो भैया आइगन वैल्यू के बारे में बताना पड़ेगा कि एक्चुअली आइगन वैल्यू क्या होती है। कि मान लीजिए आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सुन, कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है तो हम जानते हैं कि ax इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स, है ना। तो सुन ये जो लैम्बडा होता है ये हमारे पास क्या होता है, सुन यहाँ पे आइगन वैल्यू होती है। और हम यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो हम जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, a इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है। तो अगर आप इन दोनों को एक्सप्लेन कर दोगे दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज द कांसेप्ट ऑफ आइगन वैल्यू, और सुनिए जो x होता है ये क्या होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होता है, फिर उसके बारे में हमें कुछ बोलना नहीं है तो हमें लोड लेने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है ना। अगर आप डेफिनेशन स्किप करते हो तो उसके मार्क्स यहाँ पे कटते हैं। अब यहाँ पे आपको स्टेप वाइज जो भी आप प्रूव करना चाहते हैं वो यहाँ से अब शुरू होगा, है ना। फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन, एक एक स्टेप आपको एक एक लाइन में यहाँ पे लिखना है ना। आपका जो भी लॉजिकल डेरिवेशन है वो आपको स्टेप वाइज यहाँ पे लिखना है। सुन, बात करेंगे नेक्स्ट आगे, कंक्लूजन क्लियरली लिखो। मान लीजिए हमने प्रूव कर दिया कि भाई ठीक है, हम 3-4 स्टेप में लिख दिया कि भाई ये हमारे पास ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
और इसकी आइगन वैल्यू अगर लैम्बडा है तो वो रियल होगी। क्लियर है ना? तो लास्ट में जैसे आपको लिखना है तो हैंस प्रूव दैट लैम्बडा इज रियल, ये आपको लास्ट में एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। मान जिसे आप प्रूव कर दे दो तो उसके बाद ये आपको लिखना पड़ेगा। तो वैसे लिखना जरूरी नहीं है, पर लिखोगे तो मुझे लगता है आपके लिए बेहतर हो जाएगा। क्लियर है? और अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर इस थ्योरम का प्रूफ अगर मुझे देखना तो मैं कहाँ देखूंगा, तो भैया हमने लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी के एक एक कंसेप्ट को हमने प्रूव करके अपने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, प्लीज जाके देख लीजिएगा और वहां पे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। सुन, बात करते हैं आगे यहाँ पे कि ऐसे कौन कौन से सिंबल है जिनको आपको ढंग से लिखना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, उन सिंबल को बस ऐसे ही लगा देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इसका मतलब एग्जैक्टली होता क्या है ना? सुनिए, जो एरो वाला सिंबल होता है ये होता है लॉजिकल इंप्लीकेशन के लिए, कि भाई एक स्टेप से दूसरी स्टेप जा रहे हो आप और वहां पे आप दिखा सकते हो कि भाई इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज, इसको बोलते हैं इंप्लाइज। सुन, ये जो होता है ये इफ एंड ओनली इफ होता है, कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा और अगर ऐसा हो चुका है तो ऐसा होगा, राइट? तो ये हमारे पास इफ एंड ओनली इफ होता है। सुन, ये जो साइन होता है ये फॉर ऑल होता है, कि अगर कोई भी चीज हम बात कर रहे हैं और वो सबके लिए ट्रू है तो हम बोलेंगे यहाँ पे फॉर ऑल, राइट? ये होता है देयर एग्जिस्ट, कि अगर हमें किसी को कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करानी है, कोई भी हमें ऐसा कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट कराना है कि भाई ऐसा एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, राइट? तो वो देयर एग्जिस्ट के लिए होता है। इसमें ये जो होता है ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज के लिए हम लोग यूज करते हैं ना। और ये जो होता है ये देयरफॉर, अगर बिकॉज दिस, जब भी हमें कोई चीज बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो वो आपको ये बताना पड़ेगा। और अगर आपको ये समझाना है कि भाई ये हो चुका और अब ऐसा होगा तो उसके लिए देयरफॉर का हम यहाँ पे यूज करते हैं। और ये जो होता है ये हमारे पास एक तरह से इंप्लीकेशन होता है। अल्टीमेटली ये दोनों साइन एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि आपको नॉर्मली जो सिंबल्स हैं इसका यूज करना है, पर पूरी थ्योरम को सिंबल में नहीं गुजर देना है, राइट? भाई आपको लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी, मतलब लैंग्वेज 70% और 30% यहाँ पे आपको सिंबल चलाने पड़ेंगे, राइट? आप ऐसा नहीं कि भैया सब पूरी थ्योरम ही आपने सिंबल में गुजर दी, राइट? विच इज नॉट राइट, है ना? सो अवॉइड दिस मिस्टेक, मिक्सिंग हिंदी प्लस सिंबल वो नहीं करना है आपको। राइटिंग ओनली सिंबल्स, नो वर्ड्स, ये भी नहीं करना है आपको। जंपिंग स्टेप बाय यूजिंग दिस ये कभी भी आपको नहीं करना है। क्लियर है? अगर बाई चांस एक स्टेप से दूसरे स्टेप जा रहा हो और वहां पे अगर कोई दूसरा साइन यूज हो रहा है तो यू हैव टू चेंज, ऐसा नहीं बार बार ये लगाते जा रहे हो, है ना? विच इज नॉट राइट, है ना? जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि मान लीजिए आप ये मैट्रिक्स की बात कर रहे हो कि भाई ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू रियल होगी, तो आप क्या बोलोगे, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंप्लाइज लैम्डा इज बिलोंग्स टू आर। भाई ये सही है, बट ये सभी को सिंबल ही यूज हो रहा है, तो आप यहां पे ऐसा लिख सकते हो, सिंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स वी हैव ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर। सो दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट इनटू द वर्ड्स एंड सिंबल्स, राइट? तो यार ये आपको ध्यान देना। देखो आता आपको वो, कभी मेरी बात सुनो, आप जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हो जो एलटी ग्रेड प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले हैं, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको सब आता है, क्योंकि अल्टीमेटली भैया आपने पिछले 2 महीने से आप मेहनत कर रहे हो, आपको सब चीज पता है, बस आपको डेकोरेशन करना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कि जो पता है उसको कैसे डेकोरेशन करके आप वहां पे दे सकते हो, बस ये ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है? 4 दीवारें खड़ी करने से घर नहीं बनता है, उसके लिए आपको अंदर इंटीरियर भी होना चाहिए। तो ये जो काम है ये इंटीरियर का रहेगा, कि मान लीजिए आपने एलटी ग्रेड का जो प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है वहां पे आपने क्या करा, पूरा सेटअप खड़ा कर दिया है ना, पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया। अब बात जो आ रही है मेंस के अंदर, वहां पे आपको क्या करना भैया, जो भी आपको आता है उस नॉलेज को अब आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप लिखना है। मतलब आपको इन सिंबल्स और लैंग्वेज आपको प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए कि भाई आपका क्या एग्जैक्टली नॉलेज है। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो प्रीलिम्स, पर एक्चुअल अगर आपका नॉलेज कितना डेप्थ है वो आपको मेंस में दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? तो वो आपको मैंने जो बताया उस तरीके से आप यहाँ पे चीजों को कर सकते हैं। इसमें प्रूफ में लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए ये कहीं ना कहीं समस्या होती है बच्चों को, है ना? तो यहाँ पे ध्यान देना कि एग्जामिनर को जो किस टाइप की लैंग्वेज अच्छी लगती है बाय डेफिनेशन ऑफ, है ना? ये वर्ड ऐसा नहीं कि ऑब्वियसली ये तो हो गई, है ना? ऑब्वियसली वर्ड कभी नहीं यूज करना है। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ, ये आपको लिखना है कि किस प्रॉपर्टी को यूज करके आप बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि क्लियरली ऐसा होगा, नो दिस इज नॉट राइट। सिंस देयरफॉर ये वर्ड आपको यूज करना है, ये नहीं बोल सकते इट इज इजी टू सी, ये वर्ड नहीं लिखना है आपको, है ना? ये नहीं होना चाहिए। हैंस वी कंक्लूड दैट, है ना? ये हमें यहाँ पे लास्ट में लिखना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई चीज कंक्लूड कर रहे हो तो आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि वी नो दैट, है ना? ये वर्ड आपको अवॉइड करना है, ये कभी भी आपको लैंग्वेज नहीं लिखना है ना। जब तक आपको प्रूव ना किया हो एग्जामिनर को ऑब्वियस वर्ड कभी भी नहीं दिखाना है कि ऐसा होगा। भाई एग्जामिनर समझ लो एक बच्चा है, आपको उस बच्चे को समझाना है कि ये क्वेश्चन जो आप बता रहे हो
ये किस लॉजिक से आप बता रहे हो, मतलब आप जितनी चीजें आप जानते हो वो सब चीजें वहां पे आपको लिख के समझानी है ना, तभी आप वहां पे उसको जस्टिफाई कर पाओगे और इसके स्टेप के मार्क्स आपको मिलेंगे। पर आपको शब्दों का ध्यान भी रखना है कि जो लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं उसमें 125 वर्ड्स हैं, जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है उसके अंदर 200 वर्ड्स का आपको ख्याल रखना है। ऐसा नहीं गुरु जी मेरे को समझाने की घनी इच्छा हुई तो मैंने 2 पेज भर के आ गया, भैया ये ध्यान रखना है कि आपको वही वर्ड्स लिखने हैं जो कि आपको सिस्टमेटिक वे में समझा सकें। अच्छा, मैं आप सभी को बता दूं कि गुरुजी आप इतना ज्ञान बांट रहे हो, जो आपने कुछ किया है क्या ऐसा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जो नेट, जब मैंने एग्जाम दिया था 2003-4 की बात बता रहा हूं, तब नेट का जो एग्जाम पैटर्न था वो चेंज था। मैं CSIR नेट पढ़ाता हूं, तब 2 पेपर हुआ करते थे, एक होता था फर्स्ट पेपर, दूसरा होता था सेकंड पेपर, और दोनों सेम डे होते थे, 3 घंटे 3 घंटे। जो फर्स्ट पेपर होता था उसमें मल्टीपल चॉइस और MSQ और ये सब टाइप के क्वेश्चंस आते थे, है ना। अगर आप फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करते थे तो आपका सेकंड पेपर जो होता था वो डिस्क्रिप्टिव होता था और वो कॉपी चेक होती थी। अगर आपने फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं किया तो सेकंड पेपर की कॉपी चेक नहीं होगी, राइट। तो सुन, यहाँ पे फर्स्ट पेपर भी क्वालिफाई करना होता था और सेकंड पेपर जो होता था उसमें बाकायदा में थ्योरम्स के प्रूफ आते थे, वो हमें वहां पे करने होते थे। और वहां पे वही चीज मैंने आपको बोला है, लैंग्वेज, सिंबल्स, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे उस टाइम पे हमने नेट क्लियर किया है, तो हमारी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है इन सब चीज़ों के लिए। और जब भी मैं खुद भी PhD हूँ मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर, तो वहाँ पे थ्योरम्स जो होती है वो बाकायदा आपको एक एक वर्ड्स को यूज़ करना होता है। इवन हम लोग पढ़ाते हैं CSIR नेट के अंदर, जहाँ पर रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, वहाँ पे थ्योरम्स के जो कंसेप्ट होते हैं वो आपको बाकायदा एक एक चीज़ें समझानी होती है, राइट। तो भैया आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि जो भी चीज़ें आप ढंग से पढ़े और आप किताबों को देखोगे तो आप यहाँ पे चीज़ों को समझ जाओगे। प्लस अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट 70 से 80 थ्योरम्स ऐसे दे दें इन सिलेबस में से निकाल के, जो कि आपको पढ़ के जानी चाहिए। हो सकता है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित हो। न्यूमेरिकल मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा कुछ ज्ञान बांटने की आवश्यकता मुझे नज़र नहीं आती है, पर हाँ कुछ थ्योरम वाले पोर्शन है उसको आपको ढंग से करने की जरूरत है। और मैं आप सभी से एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर आप में LT ग्रेड प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने की कैपेबिलिटी है तो मुझे लगता है आप मेंस भी इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। मेंस एज कंपेयर टू प्रीलिम्स ईजी है ना, क्योंकि आप इतना सब कुछ पढ़ के आए हो और वहां पे इतने लोगों को आप पीछे छोड़ के आए हो, तो मुझे लगता है आप यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करिए, आप में सब कुछ वो योग्यता है, बस आपको थोड़ा सा उन योग्यताओं पे काम करने की आवश्यकता है। और एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ज्ञान बांट रहे हैं अपने अपने तरीके से, बस उस ज्ञान को कहाँ से ग्रहण करना है वो थोड़ा सा आपको फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि किस लेवल का आदमी और कैसे चीज़ों को समझा रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आजकल क्या है कि मैं भी यहाँ पे एक बोर्ड लेके बैठ जाऊँ और मैं सबको समझाना चालू कर दूँ ऐसी ऐसी चीज़ें, बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या आपके लिए काम का और क्या आपके काम का नहीं है। जब मैंने LT ग्रेड प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कराई थी तब बच्चों के क्वेश्चन देखा रहे, सर तो सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ये हमारे एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। जब आपने एग्जाम दिया तब आपको पता होगा कि कितना चीज़ आपके एग्जाम में हेल्पफुल रही, राइट। तो सिस्टमेटिक करना ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा ज्ञान पूरी पूरी किताब पढ़ाने से बेहतर है कि वो चीज़ पढ़ाई जाए जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो हम उस पर काम कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में उस पर भी हम काम करेंगे। फिर भी आपके नज़र में कोई आपको लगता है कि सर आप हमारे लिए ये हेल्प कर सकते हो या मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो उस पर भी मैं आपके लिए काम ज़रूर करूँगा। बाकी जितने भी थ्योरम बेस्ड है कंसेप्ट, है ना, जो जो भी हमारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हमने थ्योरम को प्रूव करा रखा है। एक टू डू लिस्ट है जो कि हमने आप लोगों के लिए बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने बहुत सारे जो हमारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं जो सिलेबस को मैच करते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो कॉमन प्रूफ एग्जाम में पूछे जाते हैं, जस्ट लाइक लीनियर अलजेब्रा है, तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, रैंक नलिटी थ्योरम बन सकती है, कैलिमिलिटी थ्योरम पे क्वेश्चन आ सकता है, लीनियरली डिपेंडेंस पे प्रूफ आ सकता है, अगर रियल एनालिसिस की बात करें तो लिमिट यूनिकनेस पे क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्टिन्यूटी इंप्लाइज बाउंडेडनेस इस पे क्वेश्चन बन सकता है, मीन वैल्यू थ्योरम के प्रूफ पूछे जा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करी जाए तो सब ग्रुप टेस्ट पे क्वेश्चन बन सकता है कि ये सब ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा, होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, साइक्लिक ग्रुप के प्रूफ पे क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो ये कुछ कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लियर है। बाकी स्टूडेंट यहाँ पे डेली प्रैक्टिस रूल आपके लिए क्या हो सकता है, स्टूडेंट 4 से 5 प्रूफ डेली आपको लिखना चाहिए, 3 से 4 घंटे आपको यहाँ पे देना जरूरी है, टाइमर लगाइए प्रूफ करने के लिए, है ना। प्लस आप वर्ड्स की लिमिटेशन को भी चेक करिए कि आप वर्ड्स को कितना लिख रहे हैं वहां पे, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे 125 वर्ड्स और 200 वर्ड्स के हिसाब से 10-10 क्वेश्चन को करना होगा। ये मुझे लगता है आपको फॉलो करना चाहिए। सुन, मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि कैसे आप मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो GIC एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो भैया LT ग्रेड प्रीलिम्स आप दे चुके हो,
आपको पता है कि हमारा कंटेंट आपके एग्जाम के लिए कितना हेल्पफुल रहा है। अगर आप जीएससी की तैयारी भी हमारे साथ करना चाह रहे हो तो मैथ्स कैर ऐप पे हमारा कोर्स अवेलेबल है। जीएससी की डेट नहीं आई है और नहीं आपकी एलटी ग्रेड मेंस की डेट आई है, तो भैया आप लगे रहिए, डेट जब आएगी तब आप एग्जाम दे लेना। पर मुझे लगता है जीएससी के लिए आप एलिजिबल हो तो जीएससी की तैयारी भी आप पैरेलल यहाँ पे कर सकते हो। एलटी ग्रेड की तैयारी आपने कर रखी है, जीएससी लगभग 60% सिलेबस सेम है, लगभग 30 से 40% आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो अगर आप पढ़ते हो तो आप एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। फाइनल गोल्डन रूल मेरा ये है कि अगर प्रूफ करना है तो डेफिनेशन, लॉजिक, लैंग्वेज, सिंबल, ये सब आपको आना चाहिए। अच्छा, एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों को रहता है कि सर मेंस के अंदर ऐसा तो नहीं कि आपने बताया कि यहाँ पे डेफिनेशन, लॉजिक, लैंग्वेज, सिंबल ये सब होना चाहिए। भैया अगर 4 चीजें जो कि प्रूफ को बनाती है, अगर इसमें से एक में भी थोड़ा सा कम है या कुछ गड़बड़ करते हैं तो मार्क्स तो मिलेंगे, ऐसा नहीं कि भाई मार्क्स 0 दे देगा वो आपको, है ना। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर गलत है, कंसेप्ट होते हुए भी मार्क्स यहाँ पे कटेंगे, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता। तो सुनिए, कुछ चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश करी। बाकी स्टूडेंट, ये कुछ मैंने यहाँ पे थ्योरम्स के प्रूफ का एक सैंपल दिया है, ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि कैसे आपको थ्योरम के प्रूफ करते वक्त ध्यान देना चाहिए, कैसे आप यहाँ पे लैंग्वेज और सिंबल का अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी जीएससी की तैयारी मैथ्स कैर पे करना चाह रहे हैं तो सुन हमारा कोर्स 2999 में आपको मिल जाएगा। इस दिन क्रिसमस पे अभी फाइनेट का ऑफर चल रहा है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप एलटी ग्रेड के स्टूडेंट्स रहे हैं और आपको लगता है कि सर मुझे तो जीआईसी के एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने हैं तो उसके लिए कोई अपग्रेड कोर्स है क्या, तो भैया बिल्कुल है। 1499 में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर आप पढ़ना चाहें तो मिल जाएंगे। इसमें अगर हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हो तो 799 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बाकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के कोर्सेज भी मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है। इसमें 399 में आपको हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज 999 पे अवेलेबल है। अगर आप DSSB या फिर आप उत्तराखंड पीजीटी का कोर्स लेना चाहे तो ये भी आप ले सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है। सुनिए, हमारा 3rd यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट आपके लिए अपलोड करते हैं। और ये वाला जो चैनल है जहां पर आपको सभी थ्योरम्स के प्रूफ या कंसेप्ट्स आपको मिल जाएंगे, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनिए, हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट, जितने भी हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं एलटी ग्रेड पे या जेईसी पे, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।